Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter of biotechnology in 12th class biology. आज के इस वीडियो में हम आज 12वीं जमात 12th क्लास के इल्म हयातियात के इस मजमून से नया सबक, नया चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, इस चैप्टर में से एक टॉपिक है, इसका नाम है मेथोडोलॉजी फॉर दी आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो हमारे पास एक टॉपिक है, इसका मेथड किस तरह से है, इसका तरीकाकार किस तरह से है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में मालूमात हासिल करने वाले हैं। हमने इसके पहले के वीडियो में जो है तो बायोलॉजिकल टूल्स, इसके मुतालिक मालूमात हासिल की जो इस प्रोसीजर में ही वो इस्तेमाल में लाए जाएगी, इस प्रोसीजर के अंदर उनका इस्तेमाल होगा। बायोलॉजिकल टूल्स, उन बायोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम इस मेथोडोलॉजी फॉर बायोटेक्नोलॉजी ये टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर समझना है तो बायोलॉजिकल टूल्स कौन कौन से हैं वो हमको मालूम करना होगा। इसके लिए जो प्रीवियस वीडियो है इसके पहले का, वो आपको देखना है बायोलॉजिकल टूल्स और उसको याद रखना है, याद करना है। उसके बाद अब जो मेथोडोलॉजी है, तरीकेकार है, किस तरह से है, वो उस बायोलॉजिकल टूल का इस्तेमाल करते हुए हमको यह तो देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और इसको याद रखना है। उन बायोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमको इस तरीकेकार को याद करना है, याद रखना है। तो ये जो मेथोडोलॉजी फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, मेथोडोलॉजी फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, ये जो तो 5 स्टेप्स के ऊपर, 5 नुकात के ऊपर मुश्तमिल है। उन 5 नुकात को अगर आप याद रखेंगे अच्छी तरीके से तो पूरा तरीकाकार, पूरा मेथोडोलॉजी आपको जो है तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। उस तरीकाकार में से सबसे पहला जो नुकात है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, यहां पर लिखा हुआ है आइसोलेशन ऑफ डीएनए इनटू ब्रैकेट जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। ये पहला पॉइंट है मेथोडोलॉजी के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमको कोई जीन की जरूरत है, कोई हमको आरडीएनए का या डीएनए का छोटा सा टुकड़ा चाहिए, तो उसके लिए एक डोनर, एक दाता या एक देने वाला हमको चाहिए। वहां से हम एक जीन का टुकड़ा या फिर डीएनए का टुकड़ा वहां से हम ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी को प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो पहला नुक्ता, पहला पॉइंट यही है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए को आइसोलेट करना, डीएनए को अलहदा करना, इससे फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म, जो दाता है, जो डोनर है, जो देने वाला है, उस ऑर्गेनिज्म से डीएनए को अलहदा करना, डीएनए को आइसोलेट करना। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड फॉरेन जीन इनटू क्लोनिंग वेक्टर। मतलब यहाँ पे जो डीएनए हमको हासिल हो गया डोनर से, उसका इंसर्शन करना, उसको इंसर्ट करना किसके अंदर, इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। जो क्लोनिंग वेक्टर है जिसको हम बोलते हैं वेहिकल डीएनए, उस वेहिकल डीएनए के अंदर इसको ट्रांसफर करना, उसको डालना। फिर तीसरा पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू सुटेबल कॉम्पिटेंट होस्ट। ट्रांसफर करना और क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको ट्रांसफर कर देना। क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम क्लोन करना चाहते हैं उस डीएनए को, उस जीन को, उसके अंदर उसको ट्रांसफर कर देना। चौथा पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल्स। जो ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल है उसका सिलेक्शन करना, उसको सेलेक्ट करना, उसकी खुसूसियत को देखते हुए उसको मुंतखब करना। उसके बाद है पांचवा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल को मल्टीप्लाई किस तरह से करना, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, ये भी इसके अंदर शामिल है। छठा पॉइंट है एक्सप्रेशन ऑफ द जीन टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट।
जीन को एक्सप्रेस करना है इसके तनाजुर में कि हमको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो मतलूबा प्रोडक्ट है, वो किस तरह से हासिल हो जाए, इस तरह से जीन को एक्सप्रेस करना, उसको जाहिर करना। तो यहाँ पर जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है ये कंप्लीट 6 पॉइंट के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, तो पहले जो हम शुरू करने वाले हैं पहला पॉइंट वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पे जो दाता है, डोनर ऑर्गेनिज्म है, उससे डीएनए का आइसोलेशन किस तरह से किया जाएगा, डीएनए को उससे अलग किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर डिजायर्ड जीन टू बी ऑब्टेन हैज टू बी फ्रॉम सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डोनर। जो डिजायर्ड जीन है, मतलूबा जीन है, उसको हम एक डोनर से हासिल करेंगे, उसको हम एक दाता से हासिल करेंगे। किस तरह से हासिल करेंगे? सेल ऑफ डोनर, जो डोनर का एक सेल है, कोई भी एक सेल है, चाहे वो सोमैटिक सेल हो या फिर, तो उस सेल को हम हासिल करेंगे, सेल ऑफ डोनर, शेयर्ड विद ब्लेंडर, शेयर्ड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करने के लिए उसको शेयर किया जाएगा और ट्रीटेड विद सूटेबल डिटर्जेंट। उसके बाद उसको एक सूटेबल डिटर्जेंट से, एक साबुन से उसको क्लीन किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, उसके साथ उसको मिलाया जाएगा ताकि वहां से उसको प्यूरिफाइड किया जा सके। ये हो गया उसका पहला पॉइंट। उसके बाद जो जेनेटिक मटेरियल हासिल हुए हमको किससे? फ्रॉम द डोनर, जो दाता है, जीन को देने वाला, या फिर जो सेल है जिससे हमने वो सेल हासिल किए, उस सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, ये मौजूद रहेगा, न्यूक्लिक एसिड मौजूद रहेगा। वो उस जेनेटिक मटेरियल को क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा और प्यूरिफाइड किया जाएगा। देखिए, रिमूवल ऑफ डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्यूरिफाइड ऑफ जेनेटिक मटेरियल, 3 स्टेप यहाँ पे हमको याद रखना है। रिमूवल, आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड। एंड किसके जरिए से? बहुत सारी सेवरल टेक्निक है हमारे पास आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, बहुत सारी टेक्निक है। उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम हमारे को जो हासिल हुआ है सेल या डीएनए, किससे? दाता से या फिर डोनर से, उस डोनर से हासिल शुदा सेल को, खलिए को प्यूरिफाइड किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, इसी तरह से उसको आइसोलेट किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। और रिमूव करने के बाद में क्या? मुख्तलिफ किस्म की सेवरल टेक्निक को के जरिए से, और प्यूरिफाइड की करने के बाद में क्या होगा? आइसोलेटेड डीएनए इज पुल्ड ऑन टू अ ग्लास रोड। जो डीएनए हमने आइसोलेट किए, उस डीएनए को हम एक ग्लास रॉड के ऊपर, एक कांच की जो रॉड रहेगी, नली रहेगी, उस कांच की रॉड के ऊपर उसको स्पूल करेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे, उसके ऊपर लपेटेंगे। उस डीएनए को स्पूल करने के बाद में ये हमारा प्रोसीजर इसका शुरू होगा। तो यहां से यहां तक के हमको सिर्फ ये याद रखना है कि जो डीएनए या फिर जो सेल हमने डोनर से हासिल किए, उसको अच्छी तरीके से क्लीन करके, प्यूरिफाइड करके, आइसोलेट करके और मुख्तलिफ किस्म के जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रिमूव करके, उसको एक ग्लास रॉड के ऊपर उसको ट्रीट किया जाएगा, उसको लगाया जाएगा। उसके बाद डीएनए क्ल्यूड, जो डीएनए है हमको हासिल शुदा, उसको तकसीम करेंगे, कट करेंगे। इसके जरिए से हमको पता है बायोलॉजिकल टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं। मुख्तलिफ एंजाइम की मदद से हम वो डीएनए की मखसूस जो साइट होती है उसको कट करते हैं। बायोलॉजिकल टूल्स के अंदर हमारा पहला टूल्स था एंजाइम। तो यहाँ पर भी आइसोलेटेड जो डीएनए है, जो अलहदा किया गया डीएनए है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसको क्या करेंगे? हम क्ल्यू करेंगे, कट करेंगे यूजिंग आरई से मुराद यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है यहाँ पे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ये स्पेसिफिक है। क्यों स्पेसिफिक है? क्योंकि इसकी एक मखसूस खुसूसियत ये है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस जो डीएनए की पट्टी है उसको मखसूस साइट के ऊपर ही कट करने के लिए काम में आता है। जो हमको मतलूबा साइट चाहिए डीएनए की पट्टी में या डीएनए की स्ट्रैंड के अंदर, उस स्ट्रैंड को कट करने के लिए
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस का इस्तेमाल किया जाता है। आपको शॉर्ट आंसर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि मखसूस साइट पर कट करने के लिए, डीएनए को खुसूसी साइट के ऊपर कट करने के लिए, स्पेसिफिक साइट पर कट करने के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है। तो इसमें सिंपल आंसर लिखना है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस इस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। या एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ एंजाइम फॉर कटिंग द डीएनए इनटू स्पेसिफिक साइट। तो यहां पर भी हमको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस का नाम याद रखना है। और बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जो बायोलॉजिकल टूल्स है, जो मैंने इसके पहले आपको बताया है कि उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, उसका फंक्शन याद कर लेना है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस यहाँ पे जो डीएनए आइसोलेट किया गया उसको मखसूस या खुसूसी साइट के ऊपर कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो स्पेसिफिक साइट है डीएनए के अंदर मौजूद, उस साइट को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इस्तेमाल करेंगे। और वो जो साइट कहलाएगी वो कहलाएगी रेस्ट्रिक्शन साइट कहलाएगी। अब जो ब्रेक फ्रेगमेंट हुए, हमारे पास डीएनए के अलग अलग टुकड़े हासिल हो गए क्योंकि हमने उसको कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। तो उस फ्रेगमेंट के अंदर जो हमको उसके एंड हासिल होंगे, जो टुकड़े हासिल होंगे, वो कोहेसिव, जो जिसको हम बोलते हैं चिटकने वाले कोहेसिव, स्टिकी चिपचिपे, एंड इसी तरह से ब्लंट एंड्स। ठीक है, जो ब्लंट एंड हासिल होंगे प्लेन, वो दो तरह के हमको हासिल होंगे। एक तो स्टिकी एंड रहेंगे, कोहेसिव चिपचिपे चिकट, और दूसरे जो है तो ब्लंट एंड, वो जो है तो एकदम सपाट रहेंगे, एकदम बगैर किसी स्टिकी मादे के वो प्लेन तरह के रहेंगे। तो यहाँ पर हमको डीएनए कट करने के बाद में जो एंड हासिल होते हैं, हमने देखे ECORI, इसके एग्जाम्पल देखे हमने पैलिंड्रोम के अंदर। जो एंड हमको हासिल होते हैं वो है ब्लंट एंड और स्टिकी एंड। तो यहाँ पर हमको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस के बाद कट करने के हमको यहाँ पर भी स्टिकी एंड और स्टैगर्ड या फिर ब्लंट एंड हमको हासिल होंगे। अब उसके बाद है क्लीव डीएनए फ्रेगमेंट, डिजायर्ड जीन आइसोलेटेड एंड सेलेक्टेड फॉर क्लोनिंग। जो डीएनए कट किया गया है, क्लीव किया गया है, तकसीम किया गया है, उस डीएनए में से जो हमको क्या है, डिजायर्ड है, मतलब मतलूब है, जो हमको उसको ट्रांसफॉर्म करना है, मल्टीप्लाई करना है, उस डिजायर्ड जीन को क्या किया जाएगा, आइसोलेटेड करके क्लोन किया जाएगा। आइसोलेटेड करके क्लोनिंग की जाएगी, उसकी कई सारी कॉपियां तैयार की जाएंगी, कई सारी जो है तो मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा बाय क्लोनिंग प्रोसेस करके। अब आइसोलेटेड जीन जो है हमने किस लिए किए, क्योंकि हमको उसमें से मखसूस खुसूसियत हासिल करना है, इसीलिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यही मकसद है आरडीएनए टेक्नोलॉजी का। अब यहाँ पर दिस डीएनए कॉल्ड फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आइसोलेट किया गया डीएनए है, जिसके अंदर हमको डिजायर्ड जीन चाहिए, ये जिसके अंदर जो डिजायर्ड जीन मतलूब है, उस आइसोलेटेड डीएनए को हम फॉरेन डीएनए या फिर पैसेंजर डीएनए के नाम से जानते हैं। पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए। इसी फॉरेन डीएनए को, इसी पैसेंजर डीएनए को किसी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर डाला जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, ताकि मतलूबा खुसूसियत हमको हासिल हो जाए। अब ये जो फॉरेन डीएनए, पैसेंजर डीएनए, ये हमारा प्रोडक्ट है, डोनर से हासिल किया गया, किसी दाता से हमको मिला हुआ है। इट कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी। ये हमको एक तरीका बताया गया है कि अगर डोनर अवेलेबल नहीं है तो जीनोमिक लाइब्रेरी होती है या cDNA लाइब्रेरी होती है, वहां से हमको ये डायरेक्टली मिल सकता है। जीनोमिक लाइब्रेरी में जिस तरह ब्लड बैंक होता है, इसी तरह से जीनोम या फिर जीन की अलग अलग एक लाइब्रेरी होती है, एक बैंक होती है, वहां से हमको ये डायरेक्टली रेडीमेड फॉर्म में मिल सकता है। इसके बाद है, ये हो गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट कौन सा था हमारा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म, ये पहला पॉइंट था। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट, दूसरा नुक्ता, दूसरा तरीका जो हमारे पास है,
आरडीएनए मेथोडोलॉजी के अंदर, वो है इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड फॉरेन जीन इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। इंसर्ट करना है हमको, डालना है, दाखिल करना है किसके अंदर, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। किस तरह से डालेंगे, तो इंसर्शन जो होगा, दाखिल करना इसका डिजायर्ड फॉरेन जीन इनटू क्लोनिंग वेक्टर या फिर वेहिकल वेक्टर, तो वो एक वेहिकल की मदद से होगा, एक वेक्टर की मदद से होगा, जिसको हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर भी हमको बायोलॉजिकल टूल्स के अंदर डिटेल में बताया गया कि ये कॉमनली यूज जो रहेंगे क्लोनिंग वेक्टर, वो रहेंगे प्लाज्मिड्स ऑफ बैक्टीरिया। मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया हमने देखे थे, उसके जो है तो प्लाज्मिड्स रहेंगे, प्लाज्मिड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज वायरसेस लाइक लैम्डाफेज। जो बैक्टीरियोफेज रहेंगे, बैक्टीरियम रहेंगे या फिर वायरसेस रहेंगे, उनके अंदर जो लैम्डाफेज और M13 नाम का जो ये रहेगा वेक्टर, इसको हम कॉमनली यूज करेंगे। और मोस्ट कॉमनली सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर है, वो है PBR 322। इस नाम को याद रखना है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर इज PBR 322। PBR 322 इज मोस्ट कॉमनली क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मिड जो है तो आइसोलेटेड होगा, उसके बाद वेक्टर दैट इज बैक्टीरियम यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। ये जो है तो आइसोलेट किया जाएगा इसमें से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की मदद से। यूजिंग एंजाइम डीएनए लिगेस, फॉरेन डीएनए इंसर्टेड इंटीग्रेटेड इन वेक्टर डीएनए। अब यहां पर जो दूसरा एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम आपको याद रखना है कि डीएनए लिगेस, यहाँ पे नाम दिया है। यूजिंग डीएनए लिगेज, इस एंजाइम का इस्तेमाल करते हुए जो फॉरेन डीएनए हमको हासिल हुआ था डोनर से, उस फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया जाएगा, इंटीग्रेटेड किया जाएगा इन वेक्टर डीएनए। अब यहाँ पे 2 डीएनए हो गए, ठीक है। पहला डीएनए फॉरेन डीएनए या पैसेंजर डीएनए, दूसरा जो डीएनए है वो वेक्टर का डीएनए, जो हमने वास्ते के तौर पर इस्तेमाल किए, चाहे वो बैक्टीरिया हो या लैम्डाफेज हो या फिर बैक्टीरियोफेज हो। इस बैक्टीरिया का, वायरस का जो डीएनए रहेगा वो वेक्टर डीएनए कहलाएगा, और जो ट्रांसफर, जो डिजायर्ड जीन है, उस डिजायर्ड जीन वाला जो डीएनए है वो अलग से एक पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए कहलाएगा। तो यहाँ पे यूजिंग एंजाइम लिगेज, एंजाइम लिगेज, डीएनए लिगेज उसका नाम है, यूजिंग एंजाइम डीएनए लिगेज फॉरेन डीएनए इंसर्टेड इंटीग्रेटेड इन वेक्टर डीएनए। ये पॉइंट याद रखना है। फिर क्या होगा, फॉरेन डीएनए कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। जो फॉरेन डीएनए रहेगा, ये हमको हासिल किया हुआ यहाँ पे डोनर से, फॉरेन डीएनए या फिर पैसेंजर डीएनए जो रहेगा, उसको जो दूसरा नाम है फॉरेन डीएनए और कॉल्ड आल्सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आरडीएनए हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेथोडोलॉजी फॉर आरडीएनए। तो आरडीएनए का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये जो डीएनए है ये भी पैसेंजर डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए कहलाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको कहते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम है, क्या है, चिमेरिक डीएनए। चिमेरिक डीएनए, CHI, दूसरा जो नाम है चिमेरिक डीएनए। एंड टेक्निक इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए टेक्निक हम जिसको कहते हैं, उसको टेक्निक को नाम दिया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। अब तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू सुटेबल कॉम्पिटेंट होस्ट क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम तीसरा जो अहम पॉइंट है हमारे पास आरडीएनए मेथोडोलॉजी के अंदर, वो है ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू सुटेबल कॉम्पिटेंट होस्ट और क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। जो हमने डोनर से जो पैसेंजर डीएनए अलहदा किए थे, उस पैसेंजर डीएनए को या फॉरेन डीएनए को किसी क्लोनिंग होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना, ये तीसरा पॉइंट है। तो तीसरे पॉइंट के अंदर जो फाइनली आरडीएनए जो हम हासिल हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दैट इज ट्रांसफर फॉर एक्सप्रेशन, उसको हम एक्सप्रेशन के लिए, हासिल करने के लिए ट्रांसफर करेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर, कॉम्पिटेंट होस्ट ऑफ द सुटेबल क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर।
और वो क्या रहेगा, वो रहेगा बैक्टीरियम या बैक्टीरियोफेज, उसके अंदर हम उसको ट्रांसफर करेंगे। तो होस्ट सेल टेक अप नेकेड आरडीएनए बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये होस्ट सेल जो रहेगा उसको हम जब हम लेंगे तो वो नेकेड रहेगा। नेकेड का मतलब होता है हम उसको आंखों से देख सकते हैं, नेकेड रहेगा। और उस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा, उस प्रोसेस का नाम रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस रहेगा। तो होस्ट सेल जब हम लेंगे ट्रांसफर करने के लिए या फिर उसको एज ए वास्ते के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, तो वो हमको दिखाई देगा और उस प्रोसेस का नाम रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स ओन क्रोमोसोमल डीएनए, जो कॉम्पिटेंट होस्ट रहेगा तो कॉम्पिटेंट होस्ट का खुद का क्रोमोसोमल डीएनए तैयार हो जाएगा, विच एक्सप्रेस द ट्रेट कंट्रोल बाय पैसेंजर आरएनए, विच एक्सप्रेस द ट्रेट कंट्रोल, ट्रेट को कंट्रोल करेगा, खुसूसियत को वो कंट्रोल करेगा, किसके जरिए से, बाय पैसेंजर आरडीएनए, पैसेंजर या फॉरेन आरडीएनए के जरिए से। द ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल इज असिस्टेड बाय डाइवैलेंट कैल्शियम प्लस आयन। जो ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए रहेगा, जो बैक्टीरिया के अंदर रहेगा, बैक्टीरिया सेल के अंदर रहेगा, वो असिस्टेड रहेगा, वो मददगार रहेगा, किसके लिए, डाइवैलेंट कैल्शियम आयन। द क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आर। अब यहाँ पे प्लांट टेक्नोलॉजी, प्लांट आरडीएनए टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे द क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म, जो क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म वहां इस्तेमाल होंगे वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ दिया गया है कि ईस्चरिया कोलाई, द क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर हम ईस्चरिया कोलाई को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, ये एक दूसरा बैक्टीरिया है, दूसरा ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर हम इस ऑर्गेनिज्म को, क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है क्योंकि हमारा तीसरा पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू सुटेबल कॉम्पिटेंट होस्ट या क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। तो क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म कौन से इस्तेमाल होते हैं, तो वो होते हैं ईस्चरिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इन द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक। अब यहाँ पे होस्ट और कॉम्पिटेंट सेल ये ट्रांसफॉर्म सेल रहेगा। फॉर इट कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड, इट कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफर, डायरेक्टली हो जाएगा बाय नेकेड सेल। किसका इस्तेमाल करते हुए, प्रोटोप्लास्ट ऑफ कॉम्पिटेंट होस्ट सेल। अगर हम इसको बगैर वेक्टर के इस्तेमाल करना चाहते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वो किस तरह से होगा, फॉरेन डीएनए डायरेक्टली ट्रांसफर्ड बाय नेकेड सेल बाय प्रोटोप्लास्ट, या फिर जिसको हम बोलेंगे नेकेड सेल या फिर प्रोटोप्लास्ट ऑफ कॉम्पिटेंट होस्ट सेल, इसके जरिए से वो डायरेक्टली ट्रांसफर होगा विदाउट यूजिंग वेक्टर, बगैर वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर इसका जो है तो क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म को ये अंदर इसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब विदाउट वेक्टर की जो टेक्निक इस्तेमाल होंगी बाय यूजिंग प्रोटोप्लास्ट और नेकेड सेल, तो उस टेक्निक के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो पहला जो टेक्निक है वो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन, पहला इलेक्ट्रोपोरेशन विदाउट वेक्टर। दूसरा है माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। तीसरा है लिपोफेक्शन, लिपोफेक्शन। तीसरा है, चौथा है शॉटगन अल्ट्रासोनिफिकेशन और बायोलिस्टिक मेथड। इतने तरीके यहाँ पे दिए गए हैं जिसके अंदर हम विदाउट वेक्टर, विदाउट क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए हम जो तो फॉरेन डीएनए को डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और होस्ट सेल के अंदर। लेकिन जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो वेक्टर इस्तेमाल होगा वो होगा टाइप्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम। ये यहाँ पे वेक्टर का नाम दिया गया है। प्लांट के अंदर, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो इस्तेमाल होगा टाइप्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, ये आपको याद रखना है। चौथा जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफर होस्ट सेल। जो ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल है उसका सिलेक्शन करना है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन, मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दो मिक्सचर हमको यहाँ पे हासिल होंगे
एक होगा ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में और एक होगा नॉन ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म के अंदर। जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में होगा उसको बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में होगा उसको बोलेंगे हम नॉन रिकॉम्बिनेंट फॉर्म, होस्ट सेल। अब यहाँ पे इसकी मिसाल दी गई है कि जो PBR 322 है ये इसके अंदर मार्कर जीन मौजूद रहेगा इन द फॉर्म ऑफ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ये दो मार्कर जीन है यहाँ पे, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। व्हेन PST फर्स्ट restriction endonuclease is used, it knock out ampicillin। जब हम ये PST1 restriction endonuclease को इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, ये जो है तो एक्सप्रेस करेगा एम्पिसिलिन और ये रेजिस्टेंट जीन फॉर्म प्लाज्मिड सेंसिटिव टू एम्पिसिलिन। तो जो रेजिस्टेंट जीन रहेंगे इसके अंदर, जो रेजिस्टेंट जीन रहेंगे वो एक्सप्रेस करेगा, वो रजिस्टर किसके साथ में, एम्पिसिलिन के साथ में, वो एम्पिसिलिन को एक्सप्रेस करेगा यहाँ पे। तो जो मार्कर जीन होते हैं, हमको पता है कि वेक्टर के अंदर कुछ ऐसे खुसूसियत होती है जैसे उसके अंदर मार्कर जीन मौजूद होना चाहिए, जो हमको एक्सप्रेस करना है मतलूबा खुसूसियत के लिए वो जीन वहां पे होना चाहिए। तो वही यहाँ पे PBR 322 ये जो वेक्टर है इसके अंदर मार्कर जीन मौजूद होता है एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो PST1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को जब हम वहां पे इम्प्लीमेंट करते हैं, वहां पे कट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि एम्पिसिलिन को जो मार्कर जीन है उसको वो एक्सप्रेस करेगा, वो नॉकआउट करेगा। और जो प्लाज्मिड जो होगा ये सेंसिटिव किसके लिए रहेगा, ये एम्पिसिलिन के लिए सेंसिटिव रहेगा। तो यहाँ पे तीसरा हमारा चौथा जो पॉइंट है ये कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। जो होस्ट सेल रहेगा, ठीक है, जो मेजबान खलिया रहेगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो जो होस्ट सेल है इसको क्या करेंगे हम, फ्रेश मीडिया कल्चर के अंदर हम डाल देंगे, फ्रेश मीडिया कल्चर के अंदर उसको डेवलप करेंगे, उसकी नशोनुमा करेंगे। होस्ट सेल डिवाइड होगा और रीडिवाइड होगा, वहां पे उसकी नशोनुमा किस तरह से होंगी, डिवाइडेशन का प्रोसेस होगा, फिर रीडिवाइड होगा। उसके बाद क्या होगा, अलोंग विद दिस रेप्लीकेशन, इसके साथ ही साथ उसका रेप्लीकेशन होगा, बहुत ज्यादा उसकी कॉपी तैयार की होगी वहां पे, ऑफ द RDNA कैरिड बाय देम। तो इसी तरह से जो RDNA है उसी RDNA रिकॉम्बिनेंट DNA उसका भी वहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमको मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस करना है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल क्या होगा, मीडिया कल्चर का इस्तेमाल करेंगे हम। एक बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए जो मीडिया इस्तेमाल होता है उसके अंदर इसको होस्ट सेल को डाल देंगे। तो होस्ट सेल को उसके अंदर मीडिया के अंदर डालने के बाद वहां पे उसका डिवीजन होगा, डिवाइडेड होगा और इसी तरह से रीडिवाइड होगा। इसी प्रोसीजर के अंदर जो RDNA उसके अंदर मौजूद रहेगा उस RDNA का भी वहां पे रेप्लीकेशन होता जाएगा। रेप्लीकेशन मतलब वहां पे उसकी कई सारी कॉपियां तैयार होती जाएगी। तो ये यहाँ पे पांचवा पॉइंट है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल, वहां पे उसका जो तो तकसीम का मरहला शुरू हो जाएगा। छठा पॉइंट है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ द जीन टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे हमको एक्सप्रेशन करना है, जो हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, एंजाइम हो, अल्कोहल हो और कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे बताना है। तो जो RDNA टेक्नोलॉजी ये प्रोसीजर है, ये जो मरहला है, ये जो तरीकेकार है, इसके अंदर लास्ट का पॉइंट हमको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेशन करना है। मिसाल आपको यहाँ पे दी गई है, द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट लाइक अल्कोहल, एंजाइम, एंटीबायोटिक, ये इतने प्रोडक्ट यहाँ दिए गए हैं। फाइनली द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज सेपरेटेड एंड प्यूरिफाइड थ्रू डाउन स्ट्रीम। जो फाइनल प्रोडक्ट हमको हासिल होगा उसको क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे, अलहदा करेंगे, प्यूरिफाइड करेंगे। प्यूरिफाइड करना मतलब उसको साफ करना, क्लीन करना थ्रू डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का प्रोसीजर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस डाउन स्ट्रीम प्रोसीजर से इसको क्लीन करेंगे, प्यूरिफाइड करेंगे और वो जो होगा एक सुटेबल बायोरिएक्टर के अंदर। बायोरिएक्टर हमको पता है बहुत सारे बायोरिएक्टर होते हैं जिसके अंदर सुटेबल कंडीशन मेंटेन की जाती है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए।
उस बैक्टीरियल ग्रोथ के अंदर जो है तो ये आरडीएनए टेक्निक, आरडीएनए मौजूद रहेगा, आरडीएनए टेक्निक यहाँ पे कंप्लीट होंगी। तो यहाँ पे सिर्फ हमको जो प्रोडक्ट हमको हासिल करना है, जैसे अल्कोहल, एंजाइम, एंटीबायोटिक, यहाँ पर इन प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए इसको सिर्फ प्यूरिफाइड किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के जरिए से सूटेबल रिएक्टर के अंदर इसका ये पूरा प्रोसेस होगा। तो इस तरह से हमारा ये जो मेथोडोलॉजी फॉर आरडीएनए टेक्निक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी तरह ये जो चैप्टर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, आपको पता है कि इस साल और लास्ट ईयर भी ये कंप्लीट चैप्टर मौजूद है हमारे सिलेबस के अंदर। इसमें से कोई भी पॉइंट रिड्यूस नहीं किया गया। तो ये कंप्लीट चैप्टर का जो है तो पूरे वीडियोस आपको चैनल के ऊपर मौजूद है, वहां से आप ये नोट्स के लिए कलेक्ट कर सकते हैं, देखकर अपने ओन नोट्स बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।